जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं देवदत्त मिश्रा और कोचिंग जंक्शन पर आपको यूपीएसआई बैच के लिए पढ़ा रहा हूं मूल विधि। मूल विधि की श्रृंखला में हम लोगों ने भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता इन दोनों पर आधारित महत्वपूर्ण धाराओं को समझ लिया है, उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल कर लिया है, उनका विश्लेषण कर लिया है। कुल मिलाकर के भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में हमने संपूर्ण रूप से जानकारी हासिल कर ली है। आपका काम केवल उस पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके अलावा अब जो अगला हमारा क्रम है वह क्रम यह बसता है कि आईपीसी और सीआरपीसी के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण कानून हैं, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, एससी एसटी एट्रोसिटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अधिनियम, इस प्रकार के जो अन्य अधिनियम महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों से संबंधित हैं और भू राजस्व से संबंधित कुछ कानून हैं, उन सब कानूनों को पढ़ना है। तो पढ़ने से पहले हमारा यह महत्वपूर्ण ध्यान होगा कि हमें क्या पढ़ना है। क्या पढ़ने का निर्णय, क्या पढ़ने का उत्तर आपको तभी मिल सकता है जब आप यह जानें कि परीक्षा में प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। परीक्षा में प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, इसको देखने के लिए आप देख सकते हैं कि पिछली बार में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का ट्रेंड क्या रहा है। तो हमारा आज का जो वीडियो है यह आईपीसी और सीआरपीसी के अलावा जो कानून हैं उनकी एनालिसिस से संबंधित होगा। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की हम एनालिसिस करेंगे और समझेंगे क्या पूछा जा रहा है और उन कानूनों को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ने वाले हैं, ताकि हमारा काम क्या हो जाए, परीक्षा के लिए आसान हो जाए और कितना हमें पढ़ना है। तो मेरे साथ आप शुरू करिए। एक प्रश्न दिया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। हर एक प्रश्न को परीक्षा में ध्यान से पढ़ना चाहिए, चाहे प्रश्न बहुत कठिन लग रहा हो, चाहे प्रश्न बहुत सरल लग रहा हो। कई बार बड़ा भारी सा, बड़ा कठिन सा सवाल दिखता तो है, लेकिन ध्यानपूर्वक अगर आप पढ़ें तो निष्कर्ष उसका जरूर निकल जाता है। तो प्रश्न पढ़िए। प्रश्न लिखा है, खाली स्थान दिया है। खाली स्थान के बाद आपको दिया गया है महिला हितों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1992 यानी 1992 में स्थापित किया गया एक शीर्ष भारतीय संगठन है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा भारतीय शीर्ष संगठन है जो 1992 में स्थापित किया गया और जिसका उद्देश्य है महिला हितों को संरक्षण और प्रोत्साहन देना। जो एक आम स्तर का विद्यार्थी है, कॉमन सेंस का विद्यार्थी है, जो 2-3 साल से लगातार अपडेट है, वो इस प्रश्न का उत्तर अगर बिना कुछ पढ़े भी, मतलब वो कॉमन सेंस से भी इसका उत्तर दे सकता है अगर वो अपडेट लगातार है, ठीक है ना, सामान्य जानकारियों से। पहला जो विकल्प दिया है उसको देखेंगे तो लगेगा कि महिलाओं का राष्ट्रीय संगठन है। दूसरा है समानता और समावेश के लिए केंद्र है। तीसरा महिला और विकास, बाल विकास विभाग है और चौथा है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो एक कॉमन विद्यार्थी जब देखेगा तो उसको लगेगा, स्वतः स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो दोनों विकल्प हैं, ये दोनों विकल्प क्या हो सकते हैं, इस प्रश्न के जवाब तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि महिलाओं का राष्ट्रीय संगठन, तो ढेर सारे राष्ट्रीय संगठन है महिलाओं के, उनका कानून से क्या मतलब है, कोई मतलब तो है नहीं। समानता और समावेश के लिए जो केंद्र है उनका महिला हितों से कोई मतलब नहीं होगा। तो जो बिल्कुल महिला हितों को लेकर के बात हो सकती है वह या तो इसमें हो सकती है या इसमें हो सकती है। अब सी को हम देखेंगे तो सी को पाएंगे कि यह तो सरकार का एक विभाग है। महिला और बाल विकास क्या है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, संगठन नहीं है। ये क्या है, एक विभाग है, डिपार्टमेंट है। और पूछा क्या जा रहा है, भारतीय संगठन पूछा जा रहा है। तो सही जवाब क्या हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है ना। मतलब कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको बिल्कुल कह लीजिए कि जेन्युइन बेसिक नॉलेज से संबंधित पूछे जाएंगे, ठीक है ना। सामान्य जानकारी के आधार पर आप एनालिसिस करके उनका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है ना। एनालिसिस करके आप उनका उत्तर दे सकते हैं। इसमें आपकी समझ क्षमता का, आपके आईक्यू लेवल का भी क्या हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, ठीक। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है सूचना अधिकार अधिनियम से। ध्यान दीजिएगा कि 21वीं सदी में मैं मानता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है ना। जनता के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम, RTI, जिसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। और यह अब क्या बना दिया गया है, 2005 में इसे बना दिया गया था एक मौलिक अधिकार। मतलब हर व्यक्ति के पास सूचना पाने का एक मौलिक अधिकार है। वह व्यक्ति किसी भी सरकारी विभाग से जो भी सूचना जनहित से जुड़ी हुई है उसकी मांग कर सकता है और उसको वह सूचना अनिवार्य रूप से दी जाएगी। इस RTI जैसे एक कानून की मदद से हजारों घोटालों का पर्दाफाश होना संभव हो पाया।
मतलब देखा जाए तो 21वीं सदी में वास्तव में यह कानून क्या है, जनता के लिए, जनता के पास जो है सरकार की पारदर्शिता करने के लिए एक बहुत बड़ा क्या है, वीपन है, हथियार है। तो आरटीआई के बारे में आपको निश्चित रूप से अच्छे से पढ़ना है कि आरटीआई का गठन कब किया गया, कोई व्यक्ति जन सूचना कैसे मांग सकता है, जन सूचना न देने पर उस सूचना अधिकारी के विरुद्ध अपीली अधिकारी के पास कैसे जो है क्या किया जा सकता है। तो मतलब इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उसको जो है ध्यान से पढ़ना है। पहले इस प्रश्न को पढ़ लिया जाए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है सूचना अधिकार अधिनियम के तहत किसकी बात हो रही है, आरटीआई एक्ट 2005 की बात हो रही है, ठीक है ना। आरटीआई एक्ट 2005 जो है मुझे लगता है कि आईपीसी और सीआरपीसी के बाद, आईपीसी और सीआरपीसी के बाद यूपीएसआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून है। इवन आप कह लीजिए कि अगर आप यूपीएससी या यूपीपीएससी दे रहे हैं तब भी जो है आपके लिए आरटीआई एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो है डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस परीक्षा में, ठीक है। तो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत क्या पूछा जा रहा है, एक प्राधिकृत निकाय के रूप में, ठीक है ना, एक प्राधिकृत निकाय के रूप में खाली स्थान है की स्थापना की गई थी। मतलब किसी संगठन या निकाय की बात हो रही है, उसकी स्थापना की गई थी किसके अंतर्गत, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत। और बताया जा रहा है कि इसका जो काम है उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए हैं। अब देखिए विकल्प क्या दिया है, विकल्प दिया है सूचना अधिकार अदालत, लोक अदालत, लोकायुक्त और केंद्रीय सूचना आयोग। अब इसमें भी कॉमन सेंस लगा करके एक कॉमन सा विद्यार्थी इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बात किसकी पूछी जा रही है, बात पूछी जा रही है प्राधिकृत निकाय के बारे में, संगठन के बारे में। और यहाँ एक विकल्प तो अदालत दिया है, अदालत नहीं हो सकता है। लोक अदालत दिया है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि लोक अदालत का काम ये है कि दोनों पक्षों को एक मंच पर लाना और आपसी सहमति से किसी भी बात का हल करवाना, वो लोक अदालतों का काम है। लोकायुक्त का काम जरा सा डिफरेंट है। लोकायुक्त का मुख्य काम जो है सरकारी मंत्रियों इन सब की जो है सूचनाओं की क्या करना है, के खिलाफ जो है जांच करना है। केंद्रीय सूचना आयोग क्या है, इसका सही जवाब है, ठीक है ना। अब जब आप आरटीआई पढ़ेंगे तो आरटीआई में केंद्रीय सूचना आयोग क्या है, राज्य सूचना आयोग क्या है, इनका गठन क्यों किया गया, क्या काम है, इन सब के बारे में जो है बेसिक नॉलेज मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपका काम ये होगा कि जब भी आप इन कानूनों को पढ़िए तो सबसे पहले जो चीज़ पढ़िए वह पढ़िए कि इन कानूनों का गठन क्या किया गया, क्यों किया गया। आप किसी भी कानून को पढ़ने से पहले उसके उद्देश्य को लेकर के जरूर जान लें कि क्यों इस कानून की जरूरत पड़ी। जब उद्देश्य को जान लेंगे तो उद्देश्य के बाद आपको जो है उस कानून की आत्मा पता चल जाएगी, सौल पता चल जाएगी कि इस कानून का यह कानून किसके लिए है, क्या करता है। बेसिक चीज़ अगर आपको निचोड़ मिल गई तो आप उस कानून की जो है कोई धाराओं को पढ़ें, याद रखें या न याद रखें, लेकिन उस पर आधारित सारे सवालों के आप जवाब जरूर दे पाएंगे। तो हमारा काम क्या होगा, आईपीसी सीआरपीसी के अलावा जो भी कानून है, भू राजस्व से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण कानून संबंधित, सूचना का अधिकार अधिनियम, उसमें हम यह पढ़ेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था गठन का और इसका मुख्य प्रावधान क्या है, यह अपने उद्देश्य की पूर्ति कैसे करेगा। केवल 2 बात अगर हम जान गए तो 2 बातों से यूपीएसआई की परीक्षा आप 100% जितने प्रश्न आएंगे, मेरा दावा है कि आप 100% उन सारे प्रश्नों को एकदम सटीक और सही करके आएंगे। तो तरीका हमारा क्या होगा, तरीका हमारा पढ़ने का यह होगा कि उस कानून के उद्देश्य के बारे में, उसकी सोल के बारे में जाएं, उसका मतलब निचोड़ क्या है, ठीक है। एक अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न से आप थोड़ा सा और विविध होंगे। प्रश्न है, खाली स्थान दिया है, फिर पूछा जा रहा है एक संवैधानिक निकाय है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है। क्या है, एक संवैधानिक निकाय है और बताया जा रहा है अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। पूरा का पूरा काम किसके लिए किया गया है, अनुसूचित जातियों के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, अनुसूचित जातियों के लिए।
उनके शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना, उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से संवैधानिक निकाय कौन सा है, वही आपसे पूछ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जिसे अनुसूचित जातियों के इन सब चीज़ों के लिए बनाया गया था। 4 विकल्प जो है आपको दिया जा रहा है। एक है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम समिति, दूसरा है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और चौथा है अनुसूचित जाति योजना आयोग। अनुसूचित जाति योजना आयोग जैसा कोई आयोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसको आप हटा दीजिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम समिति, ये भी जो है कोई वैल्यूएबल समिति नहीं है जो इतने बड़े काम के लिए बनाई गई हो। अब 2 बात बचती है, एक बचता है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और दूसरा बचता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ध्यान से देखेंगे तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका केवल ह्यूमन मतलब मानव जाति से संबंध है, उसका अनुसूचित जाति वगैरह से कोई संबंध नहीं है। तो आप इस विकल्प को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपके लिए सही विकल्प अपने आप बच जाता है, वह क्या बच जाता है, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुसूचित जातियों पर हो रहे अत्याचारों के निवारण के लिए लगभग 1970 के दशक में कह लीजिए आप, एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। उसका नाम क्या था, नेशनल कमीशन फॉर एससी। बाद में जो है इसका नाम बदल करके नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया है केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, यानी सीवीसी। सीवीसी को क्या कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस का कमीशन, ठीक है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ने का मतलब जब आप संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण आयोग। क्या पढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आयोगों के बारे में। और चूंकि यह मूल विधि का भी हिस्सा है इसलिए देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग से एक प्रश्न पूछ लिया गया है। बहुत बेसिक प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े होंगे सीबीसी के बारे में, अगर आपने दिल लगा करके सीबीसी के बारे में पढ़ा है तो इस प्रश्न का जो है आप जवाब दे लेंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ जो है सीबीसी आप पढ़िएगा, ठीक है। मैं आपको आगे चल करके सीबीसी वगैरह भी रिवाइज करा दूंगा या फिर जो पॉलिटी के टीचर होंगे वो आपको पढ़ाएंगे कोचिंग जंक्शन पर। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या सच नहीं है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को जानना और प्रश्न को यह जानना क्या पूछ रहा है बहुत जरूरी है। पूछ रहा है ऐसी कौन सी बात है जो सच नहीं है, नहीं पर फोकस करना है। किसके बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। पहला दिया है सीबीसी केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों की जांच कर सकता है। दूसरा है केंद्रीय सतर्कता आयोग उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। तीसरा दिया है समूह ए से ऊपर के सभी अधिकारी संयुक्त सचिव के ऊपर इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। चौथा आरबीआई, नाबार्ड और एलआईसी जैसे संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो मैंने बताया कि किसी महत्वपूर्ण आयोग के गठन, किसी महत्वपूर्ण कानून के बनने का उद्देश्य अगर आपको पता है तो आपने समझ लीजिए कि लगभग 70% काम कर दिया है। किसी का उद्देश्य जान करके, किसी कानून के गठन का उद्देश्य जान करके, किसी आयोग के गठन का उद्देश्य जान करके आपने क्या कर लिया है, 70% काम कर लिया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन क्यों किया गया है, अगर इस बात का जवाब आपको मालूम है तो यह प्रश्न बड़ा आसान है, ठीक है ना। उसके बारे में सारी बातें आप उसके बारे में सारी बातों का निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी का गठन इसलिए किया गया था कि केंद्र सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि से संबंधित शिकायतों की जांच की जा सके। कहाँ, केंद्र सरकार के लिए है। किसके लिए है, केंद्र सरकार के लिए, वो भी केंद्र सरकार में ऊंचे स्तर पर बैठे अधिकारियों के लिए बात है, छोटे स्तर के लिए नहीं। केंद्र सरकार का कोई लिपिक है तो लिपिक के खिलाफ तो उस विभाग का अधिकारी स्वयं जांच कर सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए आप किसी केंद्रीय विभाग में क्या है, लिपिक है, तो लिपिक है तो आपके लिए जो है सीबीसी का मुख्य काम आपकी जांच नहीं करना है, बल्कि आपके विभाग के सर्वोच्च मुखिया जो हैं, ऊंचे स्तर पर बैठे अधिकारी जो हैं,
उनकी जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। यानी यह क्या है, यह ऑप्शन है गलत। यह ऑप्शन क्या है, सच नहीं है। यह ऑप्शन क्या है, सच नहीं है। और सच नहीं वाला ऑप्शन चुनना है तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ राज्य स्तर पर अधिकार, सरकारी अधिकारी की बात आ गई, तो राज्य स्तर के सरकारी अधिकारी की बात नहीं है, इस वजह से यह ऑप्शन क्या है, सच नहीं है। और हमें इसी विकल्प का चुनाव करना है जो सच नहीं है। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है ना। केंद्रीय सतर्कता आयोग उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करता है, सही बात है। ठीक है। समूह ए से ऊपर के सभी अधिकारियों की जांच करता है, ये भी सही बात है। आरबीआई, नाबार्ड और एलआईसी, चूंकि ये सब सरकारी संगठन है इसलिए इनके अधिकारी क्या हो जाएंगे, सरकारी अधिकारी हो जाएंगे। तो ये भी क्या, इनके वरिष्ठ अधिकारी क्या हो गए, ये भी सीबीसी के दायरे में आएंगे। तो ये भी क्या है विकल्प, ये भी बात क्या है, सच है। सच क्या नहीं है, सच यह नहीं है कि सीबीसी केंद्र के अलावा राज्य स्तर पर भी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है, यह बात गलत है। क्योंकि सीबीसी का गठन इस उद्देश्य से किया गया था। गठन का उद्देश्य मतलब उद्देश्य आपको जानना है। सीबीसी का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि केंद्र सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर ली जाए। ठीक है ना। उनके लिए एक विशेष संगठन बना दिया जाए जो उन्हीं की जो है क्या करेगा, जांच करेगा। क्योंकि छोटे अधिकारियों की जांच तो बड़े अधिकारी कर लेते हैं, लेकिन बड़े अधिकारियों की जांच कौन करेगा। तो उनकी जांच के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न समझिए कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है ना। अगला प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूं, तब तक आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। प्रश्न है, इनमें से कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न जो है जनहित याचिका से संबंधित है, पीआईएल से संबंधित है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित है। तीन ऑप्शन दिया गया है PQR करके। ठीक है ना। तो जनहित याचिका भी जो है आपके यूपीएसआई परीक्षा के सिलेबस में दिया गया है, तो हमें जनहित याचिका के बारे में ही पढ़ना होगा। ठीक है। अब जनहित याचिका के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया है वो मैं आपको स्क्रीन पर आपके दिखाता हूँ। एक बार फिर से मेरे साथ जो है इन प्रश्नों को आप दोहराएंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना। प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है ना। जनहित याचिका के बारे में पूछा गया है, इनमें से कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अब आप बताइए, आपने अगर जनहित याचिका का बेसिक कॉन्सेप्ट, उद्देश्य जान लिया तो आप इसका भी जवाब क्या हो सकता है, इसका भी जवाब आप देने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है ना। इसका भी जवाब देने में आप सक्षम हो सकते हैं अगर आपने क्या जान लिया है, अगर आपने इसके उद्देश्य को जान लिया है तो। ठीक है। जनहित याचिका का मतलब ये है, आपने पढ़ा होगा संविधान में, जब आप भारतीय संविधान पढ़ रहे थे तो संविधान में आपने पढ़ा होगा कि संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के हनन पर किसी भी व्यक्ति को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की शक्ति देता है। कहाँ जाने की शक्ति देता है, सर्वोच्च न्यायालय जाने की शक्ति देता है। किस लिए, कि वह वहाँ याचिका दाखिल कर सकेगा। क्या दाखिल कर सकेगा, याचिका दायर कर सकेगा। ऐसा ही अधिकार उच्च न्यायालयों के संबंध में किससे मिला हुआ है, आर्टिकल 226 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मिला हुआ है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यह जो याचिका दायर करने की शक्ति है यह केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए है। निचली अदालतों के लिए, जिला अदालतों के लिए जो है याचिकाओं का कॉन्सेप्ट अभी उपलब्ध नहीं है। तो याचिका के संबंध में क्या प्रश्न पूछा है, ध्यान दीजिए। जनहित याचिका के बारे में पूछा गया है कि क्या ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो देख लीजिए कौन से मामले जनहित से जुड़े हैं। अगर जनहित से जुड़े मसले हैं तो उनमें जनहित याचिका दायर की जा सकेगी। अगर जनहित से जुड़ा मसला नहीं है तो उनमें जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकेगी। पहला विकल्प पढ़ते हैं। पहले विकल्प P में दिया है, जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग जो है बिल्कुल प्रभावित होते हैं। अब देखिए यह बिल्कुल क्या है, जनता से जुड़ा मसला है। गरीब लोग जो है, यहाँ भारी कर की बात है, सामान्य कर की बात नहीं है, भारी कर की बात है। गरीबों पर क्या लगा दिया, भारी कर लगा दिया गया, तो आम जनता क्या हो गई, प्रभावित हो गई। तो इसमें जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। यानी P ऑप्शन क्या है, सही है। P विकल्प, P जो कथन है वो क्या है, सही है।
दूसरा पढ़ेंगे सड़कों, सीवर आदि को बनाए रखने के लिए इनके संबंध में भी जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है, क्योंकि ये भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तीसरा पढ़ेंगे ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए व्यस्त सड़कों से बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए, ये भी जनता से जुड़ा मुद्दा है, तो इस संबंध में भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो आपका जो विकल्प हो जाता है वह विकल्प बनता है पी, क्यू और आर, तीनों जहां सही हो। तो तीनों सही ऑप्शन मिल रहा है आप विकल्प ए में, तो आप विकल्प ए को क्या कर देंगे, सही कर देंगे। तो यानी यहाँ भी अगर हम एनालिसिस करें कि जनहित याचिका को कैसे डील करना है, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जनहित याचिका अगर इसका प्रावधान किया गया था तो इसके प्रावधान के पीछे उद्देश्य क्या था, फिर प्रावधान करते समय क्या अधिकार दिए गए किसी आदमी के पास, किसी नागरिक के पास, वह जनहित याचिका कैसे दायर कर सकेगा, संविधान में क्या प्रावधान है। तो इन सब बातों को अगर हम जान लेंगे तो जनहित याचिका से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछा जाएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, हमसे वह छूटेगा नहीं, हम 100% उसको सही करके आएंगे। अब देखिए अगला सवाल किससे संबंधित है, सूचना का अधिकार संशोधन 2013 से संबंधित है। जो आरटीआई एक्ट बना था 2005 में, उसमें सन 2013 में एक संशोधन किया गया था। अब देखिए संशोधनों के बारे में भी आपको अपडेट रहना है, खासकर लेटेस्ट संशोधनों के बारे में जो अभी साल 2 साल में संशोधन हुए हैं प्रमुख कानूनों में। 2 सालों में जो प्रमुख कानूनों में संशोधन हुए, उन संशोधनों का उद्देश्य क्या था उसके बारे में भी आपको क्या रहना होगा, अपडेट रहना होगा। एक बार तो एटलीस्ट आपको पढ़े रहना होगा कि क्यों संशोधन किया गया, क्या कारण था, ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिस वजह से संशोधन किया गया। इस कारण को आप जान लेंगे तो इसका भी जवाब क्या दे लेंगे। दिया गया है फाइल टिप्पणियों की जानकारी को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखना। अरे भाई बाहर क्यों रखा जाएगा, इससे तो सूचना का अधिकार कानून क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। फाइल में क्या टिप्पणी दर्ज की गई थी, अगर जनता को यह जानने का मौका नहीं मिलेगा तो यह क्या हो जाएगा, आरटीआई एक्ट क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया गया था, ठीक है ना। दूसरा क्या है, राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए और इसलिए वह सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आए। हाँ, ये प्रावधान किया गया था। पॉलिटिकल पार्टी चूंकि राजनीतिक नेताएं हैं, ये सब जो है अपने से संबंधित जब भी कोई कानून आता है तो सब लोग जो है क्या हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। चाहे सैलरी बढ़ाना हो, इनकी सैलरी बढ़ाने पर कभी विरोध नहीं हुआ, सारे विधायक सारे सांसद क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। अब इन राजनीतिक दलों को जब यह बात आई कि इन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में रखा जाए कि नहीं रखा जाए, क्योंकि सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में अगर रखा जाएगा तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकेगा, जन सूचना मांग सकेगा। बताओ भाजपा वाले तुमको जो है इलाहाबाद में कितना चंदा मिला, बताओ कांग्रेस तुमको यहाँ कितना चंदा मिला, ठीक है ना, आप जो है ऐसा क्यों किए। तो कुल मिलाकर के वो आरटीआई के दायरे में आ जाएंगे। तो एक आम व्यक्ति जो भी सूचना मांगेगा उसकी सत्य सूचना उन्हें देना क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या करा लिया, संशोधन करा लिया। अब जो है वो सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर हो गए, ठीक है ना। यानी यह क्या है, यह कथन क्या है, सही है, ठीक है। 2013 में जो संशोधन हुआ था उसका उद्देश्य यह था कि राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा से बाहर रख दिया जाए, जिससे वह सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न्याय सूचना के अधिकार से दायरे से बाहर हो जाए। यानी ऑप्शन क्यू, कथन क्यू सही है, तो हम देखेंगे कथन क्यू जो सही है वह है विकल्प ए में। इसको हम क्या कर देंगे, सही टिक कर देंगे। अगला प्रश्न पढ़िए और समझने का प्रयास करिए, निचोड़ जानने का प्रयास करिए कैसे कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, हमें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मूल विधि की कोई उपयुक्त किताब, अभी तक ऐसी कोई प्रामाणिक किताब आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं है कि जिसको आप पढ़ करके एश्योर हो जाए कि हाँ हमने मूल विधि क्या कर ली है, खत्म कर ली है, ठीक है। अब देखिए सूचना का ही अधिकार अधिनियम से पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया है कि आईपीसी सीआरपीसी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है वह है सूचना का अधिकार अधिनियम, उसके बाद फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वगैरह। उसमें दिया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है। अब तो सीधा मूल उद्देश्य ही पूछ लिया कि इसका मूल उद्देश्य क्या है, सरकार के कार्य में पारदर्शिता बढ़ावा देना है या जवाबदेही बढ़ावा देना है। कॉमन सेंस बताइए, सूचना का अधिकार का क्या उद्देश्य था। तो सूचना का अधिकार का उद्देश्य यह था कि यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाएगा। सरकारें क्या हो सकेंगी, जो काम करेंगी उसको जनता के समक्ष रख सकेंगी। हाँ भैया हमने जो है यह सड़क बनाई है, यह सड़क में जो है हमने 50 करोड़ में बनाई है, 50 करोड़ में क्या क्या लगा,
हमने जो है 20 करोड़ की गिट्टी खरीदी है, गिट्टी जो है हमारी पड़ी है, मान लीजिए 1000 ट्रक पड़ा है। तो इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है वह इंफॉर्मेशन जनता को देना होगा। कुल मिलाकर के सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने, पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए उद्देश्य से ही सूचना के अधिकार अधिनियम का क्या किया गया था, उनका गठन किया गया था। ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता बढ़ाना और जवाबदेही बढ़ाना। दोनों कथन क्या है? सही है। इसलिए आप टिक लगाएंगे कि विकल्प सी क्या है? सही है, जिसमें दिया गया है पी और क्यू दोनों कथन क्या है? सही है। ठीक है ना। तो फिर बात आ रही है कि मूल उद्देश्य, किसी भी कानून के मूल उद्देश्य को जानना आपके लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है कि इस कानून का गठन क्यों किया गया, क्यों किया गया, क्यों बनाया गया। ये बात आपको निचोड़ में निकालनी ही निकालनी है। ठीक है ना। आप धारा रटें या ना रटें, लेकिन आपको यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इसका गठन क्यों किया गया, क्यों बनाया गया। इस क्यों का आपको जवाब जरूर ढूंढना है। ठीक है ना। अगला एक प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम से ही संबंधित है। उसके प्रावधानों के मुताबिक प्रथम अपीली प्राधिकारी से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कितने दिनों के भीतर कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील दर्ज करा सकता है? अब देखिए, प्रथम अपीलीय अधिकारी की बात पहुंच गई है। कहाँ? प्रथम अपीलीय अधिकारी की बात। अब उसके भी द्वारा दिए गए सूचना से भी वह व्यक्ति क्या है, जो सूचना चाह रहा है वह संतुष्ट नहीं है, तो वह कहाँ जाना चाहता है? मुख्य सूचना आयुक्त के पास जाना चाहता है, वह अपील दर्ज करना चाहता है। तो वह जो है उस सूचना देने के कितने दिनों बाद जो है वहाँ अपील दायर करे, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अगर जनसूचना चाहिए, जनसूचना का मतलब जनहित से जुड़ा कोई भी सूचना चाहिए, तो वो क्या करें? 10 रुपये का सरकारी शुल्क जमा कर दे और जो सूचना उसको चाहिए जनता से जुड़ा, उस विभाग को क्या कर दे? आवेदन भेज दे। आवेदन भेजने का मतलब सीधा सीधा एक प्रार्थना पत्र भेज दे कि सेवा में जन सूचना अधिकारी महोदय, जनपद फला, जनपद लखनऊ, जनपद आजमगढ़, जनपद कानपुर, यह सड़क बनाई गई है। इस सड़क के संबंध में मुझे 3 बिंदुओं की सूचना दीजिए। पहला, सड़क में कितने ट्रक गिट्टी डाली गई, सड़क की कुल लागत कितनी रही, तीसरा किसको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिला। इससे क्या हो जाता है? इससे जो है एक आम आदमी को भी जानकारी मिल जाएगी कि भैया ये तो बता रहे हैं कि जो ट्रक की गिट्टी है, गिट्टी का ये जो रेट बता रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि भैया 30,000 रुपया का जो है गिट्टी खरीदी गई है और मार्केट में जो है गिट्टी 15,000 में ही मिल जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ है? भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है ना। इनको बताना पड़ेगा, इनको दिखाना पड़ेगा कितना रुपया किस जगह खर्चा किया हुआ है। ठीक है ना। क्योंकि जितना पैसा खर्चा हुआ रहेगा वो तो अभिलेखों में दर्ज ही रहेगा, और गलत सूचना देंगे जेल जाएंगे, सूचना इनको देना ही पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाता है? भ्रष्टाचार का लोप हो जाता है। मतलब भ्रष्टाचार की बातें क्या हो जाती हैं? ओपन होने लगती हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर सूचना चाहिए तो वह सीधा क्या करे? 10 रुपये के प्रार्थना पत्र पर सीधा जो है उस विभाग के जन सूचना अधिकारी को पत्र लिख दे। कितने? 10 रुपये की फीस के साथ जो सूचना मांगनी है उसको मांग ले। एक सूचना के लिए कितना रुपये लगेगा? 10 रुपये लगेगा। और यह उस विभाग का कर्तव्य होगा कि प्रार्थना पत्र, जनसूचना का पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर संबंधित व्यक्ति को उसका जवाब उपलब्ध करा दे। अगर 30 दिनों तक वह जवाब इस व्यक्ति को नहीं दिया तो यह माना जाएगा कि वह अधिकारी जवाब देना नहीं चाहता है, उसको क्या कर दिया जाएगा? दंडित कर दिया जाएगा। और ऐसे मामलों में बिल्कुल आप देखेंगे कि सरकारी अधिकारियों को दंडित किया जा रहा है, उनका वेतन काट लिया जा रहा है। यह क्या कर काट लिया जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं? सूचना नहीं देना चाहते हैं। इसलिए जब भी किसी सरकारी विभाग में किसी भी अधिकारी के पास जनसूचना से संबंधित कोई पत्र आता है तो वहाँ उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि इसको जल्दी से निपटारा कर दीजिए। कहीं ऐसा नहीं हो 30 दिन बीत जाए तो मेरी सैलरी तो अनावश्यक रूप से कट जाएगी। मतलब जल्दी से जल्दी जो है क्या होना चाहिए? जनसूचना पर प्रायिकता जो है दी जा रही है। ठीक है। 30 दिन के बाद अगर उसको सूचना नहीं मिली या सूचना मिल गई, वह सूचना से जो है असंतुष्ट है, तो सूचना से असंतुष्ट होने पर वह कहाँ अपील दाखिल करेगा? प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास। कहाँ? प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास वह सूचना दाखिल करेगा। अब वहाँ से भी अगर असंतुष्ट हो जाए तो कहाँ जाएगा? सीधा मुख्य सूचना आयुक्त के पास चला जाएगा।
या राज्य सूचना आयोग के पास वह जा सकता है। तो ये सब बातें जब आप RTI पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बहुत भली भांति बहुत अच्छे तरीके से उन सारे विषयों को मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, लगातार अपने आप को अपडेट किए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।